नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आज बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस यानी एसआई के बारे में। तो आज का जो सेकंड आपका प्रैक्टिस सेट है लूसेंट का, तो कल मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था सुबह के टाइम। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। एक बार हम सभी लोग लूसेंट को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो और भी बाकी सेट लगाएंगे, क्योंकि अगर आप लूसेंट कंप्लीट करते हैं तो समझिएगा कि आपका 70% आपका कंप्लीट हो जाता है जो आपका सिलेबस दिया गया है। यानी बीपीएसएससी पे जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपके पूरा लूसेंट पे ही पूरा बेस होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप लूसेंट डेली बेस पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पहले से आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे कम से कम 35+ क्वेश्चन सही करने का। उम्मीद है कि आप सभी लोग ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से लूसेंट को पढ़ रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई बात नहीं है, अभी समय है आपके पास। लूसेंट को ज़्यादा रिवाइज कीजिए, टॉपिक को क्लियर करते चलिए और यहाँ से आप प्रैक्टिस करते चलिए। जो आपको मैं पूरा प्रश्न करा रहा हूँ सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से मैच करा सकते हैं। तो आपको सभी प्रश्न वहाँ से उठा करके यहाँ पे बनाया गया समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है आपका लूसेंट एक एक क्वेश्चन लेने में, और इम्पॉर्टेंट देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके पैटर्न के हिसाब से सही बैठता है। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप सभी लोग इस बार मेंस में जो सिलेक्शन है यानी दरोगा एसआई का इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो चलिए आज पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। चलिएगा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट कीजिए, तो चलिए देखते हैं आज कितना फास्ट हो पाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती, यानी बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता है। आर्य समाज के संस्थापक सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? समझिएगा फिर आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन गलत होता है। बाकी ए, बी और सी आपका गरीबी सूचकांक के संबंध में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। डी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी लोग मेरे मेहनत का जो फ़ायदा है वो उठा सके, क्योंकि मैं मेहनत आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ, ना कि खुद के लिए। आपको क्वेश्चन लूसेंट से मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका ही प्रैक्टिस और बेहतर हो पाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। सी आपका यहाँ पे उत्तर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी हो जाता है। अगर बात करें आरबीआई व्यावसायिक बैंकों का बैंक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो सभी को याद रखना है। आरबीआई से यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। 1 अप्रैल आपका 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय आपको पता है मुंबई में है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उस यानी उक्त कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? आंसर हो जाएगा हेगेल ने कहा था। ए आपका ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाला था।
हेगेल की प्रसिद्ध रचना अगर देखा जाए तो न्याय का सिद्धांत है। क्या है? न्याय का सिद्धांत इसका प्रसिद्ध रचना, याद रखना है इसका रचना भी। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, कौन से ईस्वी में? उत्तर हो जाएगा आपका 1909 में। कब हुआ था? 1909 में आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। मार्ले मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, तो आपको ये भी टॉपिक याद रखना है, यानी आपको एक प्रश्न से कम 1-2 प्रश्न और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध है? आंसर करिएगा, अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। तो मूल अधिकार के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो आर्टिकल हो जाएगा 15, 16, 19 और 29। ये आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। अगर बात करें मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपका अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। सत्य कथन चुनिए, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। आंसर हो जाएगा लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। डी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर का कोई प्रभाव नहीं डालता है? उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए एंथैल्पी में परिवर्तन। ए आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने अपबंध टूटते हैं तथा नए अपबंध बनते भी हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, थोड़ा सा छोटा करें ताकि आपको दिख पाए बेहतर तरीके से, कि निम्न में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। ऑप्शन को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आंसर करिएगा। लेकिन आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है सभी लोगों को। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ये आपका चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। बाकी ए, सी, डी तीनों सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? 35+ सभी को कोशिश करना है सही करने का। उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आवन कॉमन फ्यूचर। आवन कॉमन फ्यूचर, सी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो 1760 में हुई थी। अगर बात करें तराइन का तो 1191 में। जलियांवाला कब हुआ था? तो 1919 में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते हुए भी जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर होता है। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम लिखिए, यानी आंसर करिए कि आपका सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी। यह आपका ऑप्शन है। चलिएगा थोड़ा सा समय लीजिएगा, फिर आंसर करिएगा। वीडियो आप रोक सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप सभी लोगों को ही प्रॉब्लम होने वाला है। मैं सोचता हूं कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ आप। देखिएगा उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 4321। अगर बात करें अमृतसर की संधि कब हुई थी तो 1846 में हुई थी, नोट करिएगा। अगर बात करें बेसिन का संधि तो 1802 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। अगर बात करें सलबाई की संधि तो आपका 1782 में हुआ था। तो चलिएगा यहाँ से आपका शुरू होता है 4, 3, 2 फिर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्यों?
क्यों किया गया था? तो ये किया गया था, उनके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में पवनार, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 22 मार्च 1793 में। निम्नलिखित में से कब कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई? तो आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का 1853 में। कब? 1853 में आगरा के बीच, यानी कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर नाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा आपका डेनिस। क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट उत्तर सभी का हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधियां क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। इसमें से बताना है गलत जोड़ा आपका कौन सा है। तो आपके सामने दिख रहा होगा कौन सा आपका गलत जोड़ा है। चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका गलत जोड़ा है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से नहीं झांसी से थी। बाकी आप खान बहादुर खान, रुहेलखंड, कुंवर सिंह, शाहाबाद, ये आपका बिहार में पड़ता है, नाना साहब कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था कणाद ने। क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सभी को याद रखना है कणाद एक ऋषि थे। क्या थे? ऋषि। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, ऐसा क्यों? देखते होंगे कि नमक रखा होता है, पसीजने जैसा लगता है, जैसे लगता है पानी जैसा छोड़ रहा है, उस तरीके से देखने को मिलता है सभी लोगों को। घर में आप सभी के पास नमक होगा तो सभी को पता है। देखिएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धि यानी अशुद्धता होती है। डी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें क्या बोलते हैं कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl है, याद रखना है सभी को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो डी उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 32 यानी 32 आपका जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? चलिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर हो जाएगा बर्जीलियस, यानी बर्जीलियस ने जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेख परीक्षक के रूप में काम करता है? उत्तर हो जाएगा संघ तथा राज्य सरकार के लिए। सी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें कि आपका ये कौन से यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से अनुच्छेद में है, 198 में है। अगर बात करें कि इस टाइम कौन है करंट में देखा जाए, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि हैं, याद रखना है राजीव महर्षि। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए?
इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, यानी कम से कम आपको 10 वर्ष यहाँ पे एडवोकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? आंसर करिएगा सभी लोग। चलिएगा, सभी ने आंसर बताया होगा 1916 में, जो कि सभी का उत्तर यहाँ पे सही उत्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यानी देखा जाए तो कभी इसका होता है, कभी साझे वाली बात होती है ना, बराबर वाली बात। तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं गोवा में साझा उच्च न्यायालय आपका देखने को मिलता है। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था कौन से युग में? उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए, नेहरू युग में। यानी नेहरू युग में राज्यपाल का जो पद था देखा जाए तो गाड़ी के 5वें पहिए के समान बन करके रह गया था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अब बताइए, देखते हैं किसको याद है और कौन सही उत्तर बताता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और अभी करेंट में मध्य प्रदेश के मतलब मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल में कौन है? देखिएगा, पहले रविशंकर शुक्ल थे, अगर अभी देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान आपके मध्य प्रदेश के सीएम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 32 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर हो, सॉरी, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन दिया गया है, मैंने नहीं देखा था, इसको आप देखिएगा। 32 का यहाँ पे उत्तर क्या बताया गया है? बी हो जाएगा, यानी 1, 2, 4 संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। और ऑप्शन 4 कहता है कि निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने के लिए कार्य का निरीक्षण करना, यानी बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 3 दिसंबर 1971 में। कब? 1971 में। अब आपको बताना है कि उस टाइम किसकी सरकार थी 1971 में। कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सभी लोग का कमेंट आना चाहिए कि उस टाइम किसका सरकार था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। सभी को याद रखना है 5 वर्ष। कम से कम राष्ट्रपति का 35 वर्ष आयु होना चाहिए, तभी वो चुनाव में भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता, यहाँ पे गोपनीयता होना चाहिए, गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति का पद गोपनीयता का शपथ दिलाता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महासागर की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितना है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 11,033 मीटर आपकी महासागर की सर्वाधिक गहराई मीटर में देखा जाए तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना है, कितना प्रतिशत? यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी अगर याद रखेंगे तो और भी बेहतर होगा सभी लोगों का। चलिएगा, 37 का उत्तर हो जाएगा 60.7%, यानी 60.7%। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी देखते हैं क्या कहता है कि महासागरों में, समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है? समझिएगा फिर आंसर करिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यानी तीनों के कारण अगर देखा जाए
तो महासागरों में, समुद्रों में ज्वार भाटाएं होता है। डी आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी यानी ऑयल रिवर। आंसर करिएगा, उत्तर हो जाएगा नाइजर। नाइजर इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर नाइजर का सहायक नदी देखा जाए तो आपका बेन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेन्यू, याद रखिएगा, ठीक है। बी उत्तर आपका सही उत्तर हो जाता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिएगा, आंसर करिए सभी लोग। सभी का उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उष्ण पतझड़ वन, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर सभी का यहाँ पे सही हो जाएगा। लूसेंट क्लियर करिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि लूसेंट अगर क्लियर करते हैं तो आप घर पे खुद पढ़ाई करेंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा तो और भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर मैंने आज ये टॉपिक क्लियर किया है तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। लूसेंट से बेस्ट मुझे कोई बुक नहीं लगता है, आपको भी पता है। लूसेंट कवर करेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभी मैं यूपी जो यूपी कांस्टेबल जो अभी आया है ना, जेल वार्डर का, उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट जल्दी ही प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। सी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, यानी जनगणना से जुड़े विषय राज्य सूची में नहीं आता है, ये आपका समवर्ती सूची में आता है, दोनों में आपका आ जाता है, तो आपको दोनों याद रखना है, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका कार्बनिक द्रव्य, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? तो कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। उत्तर हो जाएगा आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं में, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन, और यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन, दोनों याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो ये किस में किया गया था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, याद रखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके जुबान पर आंसर होगा, सी आपने बताया होगा, हुगली इज द करेक्ट उत्तर सभी का हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? उत्तर करिएगा सभी लोग। 47 का उत्तर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ए आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है सभी लोगों का। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए सभी लोगों को। तो अगर आप लूसेंट जैसे ही खोलेंगे तो आपको शुरू में ही मिलेगा, जब संघ राज्य जब आप खोलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पहले ही मिलेगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य उस टाइम बनाए गए थे, तो आपका ए उत्तर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? चलिएगा देखते हैं किसको याद है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में सही है। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका ये आपका अनुच्छेद 55 में सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 में, और बात करें 49 का तो सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 ये गलत है। 72 नहीं, ये 74 नहीं, ये 72 में आपका राष्ट्रपति का क्षमादान है। अगर बात करें यहाँ पे कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कौन से अनुच्छेद में करता है, तो ये करता है 213 में। बस इसको आपको
क्या करना है, पलट देना है। 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट का प्रश्न है कि महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ में? उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय में। बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 50 प्रश्न तो समाप्त हो ही गया है। अब आपको बताना है कि आपका तैयारी कितना रहा, कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ। और हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आपका अगर सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए और भी बेहतर कर पाऊँगा। कल अगर कोशिश रहेगा मेरा कि कल अलग से एक वीडियो आएगा किसका, रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग भी आप कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि रीजनिंग ही आपका स्कोर बनाएगा। क्योंकि 10 प्रश्न उसमें भी है, अगर आप 10 में से 10 सही करते हैं तो सोचिए कि आपका एक क्वेश्चन से लड़के यहाँ में मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग में एक भी प्रश्न न छोड़ें। कोशिश है कि मैं आपको कल रीजनिंग का भी क्वेश्चन सेट लाऊंगा प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर में मेंस में पूछा गया था, रीजनिंग किस तरीके से पूछा गया था, एक बार उसको दिखाने के बाद आपका सेट शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।